क्योंकि तुम भी जानते हो कि तुम्हें छुड़ाने और तुम्हें यहाँ तक इस लेवल तक लाने के लिए मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है और मैंने कितनी ज्यादा पूंजी तुम्हारे ऊपर खर्च की है। सुल्तान ने गुस्से से अपना हाथ हिलाया। वहीं दूसरी तरफ उसकी बात सुनने के बाद में राजा भद्र की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई थी। वह अपना सर नीचे करते हुए सुल्तान से कहता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अगली बार आपसे वादा करता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है, अब तुम अगले कुछ दिनों तक मेरे इस महल के अंदर रहकर अपनी साधना को आगे बढ़ाओ और इसके अलावा तुम इस चीज के ऊपर सोचो कि आखिरकार तुमने ऐसी कहां पर गलती कर दी जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हो गई थी। क्योंकि अगर वास्तव में नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसी कोई सी भी गलती कर दी ना, तो उसके बाद में आप किसी से भी ये आग्रह करने की या फिर ऐसी कोई गुंजाइश रखना मत कि तुम्हारी वहां पर आकर तुम्हें कोई मदद कर दे। क्योंकि अगली बार तो अगर तुम दोबारा से इस चीज के अंदर फंस गए ना, तो उसके बाद में तो मैं खुद भी तुम्हें बचाने के लिए वहां पर नहीं आऊंगा। सुल्तान ने राजा भद्र को आदेश दिए। अपने सामने सुल्तान की बात सुनने के बाद में राजा भद्र ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, हाँ महाराज, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा और अगली बार आपको ऐसी कोई सी समस्या से जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वास्तव में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो विपिन है ना, उससे निपटना कोई आसान काम नहीं है। वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और इसके अलावा जो हम लोगों ने सोचा था ना कि विपिन की साधना इस लेवल तक है, तो वह सोचना बहुत ही ज्यादा गलत था, क्योंकि हमारे सोच से भी ज्यादा उसकी साधना अभी बढ़ चुकी है। राजा भद्र अभी विपिन का नाम लेने के बाद में अपने गुस्से की चरम स्तर पर पहुंच चुका था और अभी वह अपने दांतों को पीस ही रहा था कि जिससे पहले कि वो अपनी कोई प्रतिक्रिया दे पाता, अचानक से उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है और उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता है और अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए वो उन्हें देखते हुए कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? आखिरकार ये मेरे सारा शरीर इस तरह से कांप क्यों रहा है? उसी चीज को कहते हुए अभी राजा भद्र का पूरा चेहरा काला पड़ चुका था। क्या क्या ये हो सकता है कि मुझे जहर दिया गया हो? वहीं राजा भद्र को इस तरह से कांपते हुए देख और उसके मुंह से जहर का नाम सुनकर सुल्तान उससे पूछता है, क्या हुआ तुम्हें? आखिरकार तुम इस तरह से कैसे कांप रहे हो और तुम अभी इस किस जहर की बात कर रहे हो? बस सुल्तान ने ऐसा पूछा ही था कि अचानक से राजा भद्र के मुंह से अभी खून उगलने लगता है। अभी उसके मुंह से खून की उल्टियां एक नदी के रूप में बह रही थी। उसके बाद में बड़ी चिंता के अंदर सुल्तान उससे पूछता है, आखिरकार तुम्हें यह जहर किसने दे दिया? ये जो राजा भद्र था ना, कुछ समय से उसके साथ में ही था और उसके बाद में उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कौन सा व्यक्ति आ गया जिसने उसे जहर दिया हो। उस सुल्तान की बात सुनने के बाद में राजा भद्र ने कहा, महाराज मुझे भी इसका नहीं पता कि आखिरकार मुझे किसने जहर दे दिया है। राजा भद्र अभी अपनी घुटनों के बल बैठा हुआ था। वह तो उस जहर से इतना ज्यादा पीड़ित था कि उसके पूरे शरीर के अंदर इतना दर्द हो रहा था कि उसके बाद में तो वह अपने पैरों के ऊपर भी खड़ा नहीं हो सकता था और बेतहासा अभी वह जमीन के ऊपर ऐसे लड़क रहा था जैसे कि नाग और नागिन एक दूसरे के अंदर लड़ाई कर रहे हों। अभी राजा भद्र को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार किसने उसे जहर दिया होगा, क्योंकि उसे जहर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला था और उसको जहर कब दिया था उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता था। सुल्तान उससे पूछता है, भद्र तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार आज तुमने क्या चीज खाई थी? कहीं तुमने कोई गलत चीज तो नहीं खा ली? सुल्तान अभी भद्र को देखने के बाद में बहुत ज्यादा परेशान भी था, ये देखते हुए कि जो भद्र था ना, वह संत लेवल स्टेज 4 का एक लड़ाकू था और इस तरह का जहर जो संत लेवल स्टेज 4 के लड़ाकों को भी पूरी तरह से बेअसर कर सकता था। उसको देखकर सुल्तान समझ सकता था कि जो जहर उसको दिया गया था वह एक 7 स्टार जहर मास्टर से भी ऊपर या उसका ही होना चाहिए था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये थी कि आखिरकार अगर एक 7 स्टार जहर मास्टर उसके सामने आ जाता ना, तो उसके बाद में राजा भद्र को इसके बारे में पता चल जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद में उसको इसका कोई आभास ही नहीं था। वहीं सुल्तान की बात सुनने के बाद में राजा भद्र अभी सोचने लगता है। आज उसके बाद में वो सुल्तान को बताने लगता है, आज विपिन ने मुझे कई सारी शराब पिलाई थी और इसके अलावा जो उसका बटलर है ना मोहन, उसने पहले मेरे घाव लगे और उसके बाद में उसके ऊपर काली मिर्च और नमक लगाया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वहां पर तड़का लगाने की कोशिश कर रहा हो। और इसके अलावा मैंने अपने महल या फिर मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं खाया था, ना ही ऐसी कोई चीज को हाथ लगाया था जिसको मैं जानता ना हूँ। और इन सब के बाद में केवल एक ही चीज रह जाती थी, वह था विपिन द्वारा वह शराब पिलाया जाना और दूसरा मोहन द्वारा मुझे नमक और मिर्ची द्वारा तले जाना। वहीं भद्र की बात सुनने के बाद में सुल्तान के होश उड़ जाते हैं। क्या क्या तुम्हें नमक और मिर्ची लगाकर तला गया था? आखिरकार ये किस तरह के बेशरम व्यक्ति आ गए? अरे ऐसा कौन करता है? आखिरकार ये एक राजा था, राजा। हालांकि
उस सुल्तान ने उस बात के ऊपर कोई और प्रतिक्रिया देने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि वह जानता था कि अभी उसके बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। फिर उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे का जो अपराधी है ना, वो कोई और नहीं, वो विपिन है। चलो छोड़ो, इसके बारे में हम लोग बाद में सोचेंगे, पहले हमें इसका पता लगाना चाहिए कि आखिरकार ये कौन सा जहर है। सैनिकों, जल्दी से जाओ और शाही महल के डॉक्टर को बुला कर लाओ। हाँ महाराज। उसकी बात सुनते ही सभी सैनिक अब शाही महल के डॉक्टर को बुलाने के लिए वहाँ से बाहर निकल गए। थोड़ी देर के अंदर अब वह सभी सैनिक एक बुजुर्ग के साथ में बाहर वापस आ चुके थे। महाराज, आइए डॉक्टर सन, आखिरकार आप यहाँ पर आ ही गए हैं। पहले आप जल्दी से ये पता लगाइए कि अभी राजा भद्र को किस तरह का जहर दिया गया है, और इसके अलावा आपसे जितना ज्यादा हो सके ना, जल्दी से जल्दी इसको ठीक कर दीजिए। ये देखते हुए कि कोई देरी ना हो जाए, उस बात को ध्यान में रखते हुए सुल्तान ने और कोई बात नहीं की, जल्दी से वह डॉक्टर को वहाँ पर आदेश देने लगा। डॉक्टर सन एक 7 स्टार डॉक्टर थे, जिन्हें शाही महल के अंदर रखा गया था ताकि वह शाही परिवार की वहाँ पर देखभाल कर सके, और जो उनकी डॉक्टर के अंदर उनकी समझ थी वो वैसे ही एक अथाह स्तर तक पहुँच चुकी थी। अगर कोई अभी भद्र का इलाज कर सकता है ना, तो वो कोई और नहीं, वो यही थे। अभी सुल्तान अपनी मन के अंदर यही सोच रहे थे। महाराज, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जब तक ये जहर ग्रेड 7 से ऊपर का ना हो, तब तक मुझे विश्वास है कि मैं इसे आसानी से ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर सर ने मुस्कुराते हुए अपने सामने खड़े हुए सुल्तान से कहा। उसके बाद में वो राजा भद्र से थोड़ा दूर हो जाता है और एक झटके के साथ में जल्दी से अपने शरीर के अंदर से अपनी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है। अभी वह सभी एनर्जी एक धागे के रूप में अभी राजा भद्र की चारों तरफ घूमने लगी थी, और उसने उसकी चारों तरफ एक गोला बना लिया था, जिसके बाद में अब वह सभी एनर्जी के धागे राजा भद्र के शरीर के चारों तरफ लिपटना शुरू हो जाते हैं। अभी जिस उपचार पद्धति का उपयोग अभी डॉक्टर सन कर रहे थे, उसका नाम था सोनार डायग्नोसिस, और अभी वह अपने उन सभी धागों को उसके शरीर के ऊपर इसलिए लपेट रहे थे ताकि वह उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स और इसके अलावा वह उसकी सभी सांसों को नोटिस कर सके, ताकि वह उस कंपन को महसूस कर सके जो सामने वाले रोगी के शरीर के अंदर था। थोड़ी देर के विश्लेषण के बाद में जो वो डॉक्टर वहाँ पर आया था ना, उसके चेहरे का रंग भी अब धीरे धीरे पीला पड़ने लगा था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह क्या था, और अपने काम को वही रोक देता है। उसके बाद में वह सुल्तान की तरफ पलटता है और उससे कहता है, महाराज, इस जहर के अंदर कुछ ना कुछ तो अजीब बात है। वहीं उसकी वह बात सुनने के बाद में सुल्तान के चेहरे का एक्सप्रेशन भी चेंज होने लगता है, और वो उससे पूछता है, क्या गड़बड़ है, क्या तुम इसका इलाज नहीं कर सकते? नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस जहर के अंदर कुछ अलग ही विशेषताएं मिली हुई है। लेकिन आप इसकी चिंता ना करें, भले ही ये जहर कितना ही ज्यादा मायावी, चाहे कितना ही अघोष क्यों ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे सही करने में सक्षम होऊंगा। उसके बाद में वह फिर से राजा भद्र की तरफ देखने लगता है और मन ही मन के अंदर सोचता है कि अब इस थेरेपी से शायद कुछ ज्यादा होने वाला नहीं है, इसीलिए मुझे अब थ्रेड डायग्नोसिस का यूज करना होगा। यह भी उसी प्रकार सा था, लेकिन ये थोड़ा सा अलग था। इसके द्वारा पहले मरीज की चारों तरफ उन धागों को फैला देना होता था, और उसके बाद में वह सभी धागे उसके शरीर के अंदर चले जाते थे, और वह उसकी नर्व्स के अंदर की हर एक चीज को चेक किया करते थे। यानी कि ये उसी तरह से था जैसे कि कोई एक बस स्टैंड जहाँ पर एक बस जाती हो। वहीं डॉक्टर के इतने ज्यादा आत्मविश्वास को देखने के बाद में सुल्तान ने भी कह दिया, हाँ ठीक है, जल्दी करो, कहीं पर कोई ज्यादा देर ना हो जाए, क्योंकि इस समय भद्र का चेहरा इस तरह से काला और पीला पड़ चुका था, जिसकी वजह से उसे सुल्तान को ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल मर सकता हो। हाँ महाराज। इसके बाद में जल्दी से अब वह डॉक्टर वापस से भद्र के पास में चला जाता है और अपनी क्रिया को करना शुरू कर देता है, और जल्दी से अपनी एक उंगली के अंदर से कई सारे धागे निकाल कर राजा भद्र की चारों तरफ घुमा देता है, जिसके बाद में वह सभी के सभी धागे अभी उसके फोरहेड के अंदर चले जाते हैं, जो अभी हर एक नस और हर एक कोने को चेक कर रहे थे, जैसे कि कोई पुलिस एक चोर को तलाशने के लिए घर के हर एक कोने को छान लेती है। वास्तव में ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा उपयोगी थी, क्योंकि इसके द्वारा किसी भी मरीज के ऊपर अगर कोई चोर लगी हो तो उसके बारे में पता लगाया जा सकता था। और उसके साथ में जो उसके जगह के सारे धागे थे ना, अब उसने भद्र के पूरे शरीर को स्कैन कर लिया था। हालांकि उसके पूरे शरीर की जांच करने के बाद में भी अभी भी उसको ये पता नहीं चला था कि आखिरकार इस बॉडी के अंदर कौन सा जहर है, और उसी उलझन के साथ में उस डॉक्टर सर ने वापस से अपनी जगह के सारे धागे वापस बाहर निकाल लिए। आखिरकार इस भद्र के अंदर ऐसा कौन सा जहर आ गया जो इसकी बॉडी के अंदर हर एक जगह पर छुपा हुआ है, क्योंकि मैंने इसके हर एक गले नुक्कड़ को चेक कर लिया है जहाँ पर
और मुझे वह जहर मिल सकता था। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि इससे अलग अभी इसके जितने भी अंग थे ना, वह अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह के ऊपर जा रहे थे, जो एक जहर का काम भी कर रहे थे। और इतना वो कहता ही है कि इसी के साथ में एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। गाइस 50 साइन अप्स का टारगेट कंप्लीट कर दो, उसके बाद में सुबह आपको एपिसोड मिल जाएगा। वैसे मेंबर्स की तो डालता ही हूँ, लेकिन जो फ्री वाले भी है ना गाइस, थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया करो, ठीक है। और इसके अलावा जो अपना सेकंड चैनल है उसके ऊपर 1000 सब्स कंप्लीट करा दो, बस थोड़े से सब्सक्राइबर्स और चाहिए। आपने बहुत ज्यादा हेल्प करी है उसके ऊपर भी, ताकि गाइस यार थोड़ी अर्निंग स्टार्ट हो जाए अच्छी वाली, इसी वजह से। चलिए गाइस टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। कीप सपोर्टिंग।